मान साहब स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पंजाब से चलकर आ रहे हैं, कैसे हैं अभी? क्या हाँ जी, पंजाब से आ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? कैसा पंजाब feel कर बिल्कुल ठीक है जी। पंजाब जिस तरह से पंजाब की इमेज है, हंसता खेलता और पूरे देश का पेट पालता और सरहदों पर रखवाली करता पंजाब। इस हंसते खेलते पंजाब में जो आपकी बड़ी भूमिका रही है, उसमें मैं आज आपको पहले के दौर में लेकर जाना चाहती हूँ। और परिचय में मैं आपको बता दूं, तालियों के साथ आप जोरदार स्वागत करिए, क्योंकि अब ये चर्चा की शुरुआत होने वाली है। भगवंत मान के साहब, बता दें आपके पंजाब के एक छोटे से शहर के, एक छोटे से स्कूल के, एक बड़े मास्टर जी का बेटा। अब बड़े मास्टर जी का बेटा कहा है तो शरारतें तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब आज इनकी पोल खुलने वाली है। चलिए, अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं मास्टर जी के बेटे से ये सवाल करना चाहती हूँ, सोच के कैसा लगता है, ये सफर कैसा है? देखिए, बड़ा अच्छा सफ़र है। सोचे सोच ना होइए, जो सोचे लख बार, गुरबानी में लिखा है। आदमी सोचता कुछ और है, लेकिन परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने उसके लिए रास्ता कोई और बनाया होता है। तो कई बार आदमी कहता है यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि ये इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो एक छोटे सा गांव है सतौज, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे पिताजी महेंद्र सिंह, वो मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी और बीएड, उस एरिया के काफ़ी 30 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते पढ़े लिखे बंदे थे। रणबीर कॉलेज संगरूर से उन्होंने पढ़ाई की, साइंस टीचर थे वो। ऑब्वियसली फिर गांव के बिल्कुल पास ही 3-4 किलोमीटर गांव है तोलावाल, वहाँ पे वो हेड मास्टर थे, बड़े मास्टर थे। तो उन्होंने मेरा दाखिला भी वहीं करवा लिया। अब उस उम्र में 6th 7th 8th में वही तो उम्र होती है शरारतें करने की। अब वहीं पे आपका बाप हेडमास्टर हो, ये तो फिर अत्याचारी हो गया ना फिर आपके साथ। तो साथ में जाता था, कोई बंक भी नहीं मार सकता था, साथ में तो लेके जाते थे साइकिल पे। तो टीचरों को भी पता था, यहां पे भी बहुत से टीचरों के बेटे बैठे होंगे, बेटे बेटियां। एक बात पक्की है, मानो चाहे ना मानो, टीचर के बेटे की ज्यादा पिटाई होती है क्योंकि वो मिलते रहते हैं आपस में। चाहे आप किसी और स्कूल में पढ़ते हो ना, मिलते रहते हैं आपस में, कैसा है, थोड़ा हिंदी में कमजोर है, कल कर देना काम। आते ही हिंदी वाले ने बोला तू कान पकड़ ले पहले। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ कहा नहीं, कहा तेरे पिता ने कहा था कल। तो काफी, तो जो अनएक्सपेक्टेड पिटाई थी वो भी हुई। तो फिर मान साहब, स्कूल में पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्कूल में जो कभी सैटरडे संडे को सैटरडे को कोई एक था कि आप कुछ भी सुना सकते हो, कविता या कुछ गीत आता है, उसमें हिस्सा लेने लगे के बाद। नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि टीचर के बेटे की ज्यादा पिटाई होती थी, तो आप क्लास में बैठकर टीचर्स की नकल उतारे और आपकी पिटाई भी ना हो? नहीं, वो मेरे में असल में वो कला थी, असल में वो आर्ट थी कि मैं ऑब्जर्व करता रहता था चीज़ें कि फलां मास्टर कैसे पढ़ाते हैं, फलां मास्टर का क्या स्टाइल है बोलने का, फलां मास्टर का पिटाई का, हर एक टीचर का पिटाई का स्टाइल भी अलग होता है। एक दो तो ऐसे थे जो यहाँ पे ऐसे एक लकड़ी का डंडा यहाँ पे ऐसे करके, पता नहीं क्या क्या स्टाइल उनके होते हैं ना। तो एक यहाँ एक यहाँ पे ना ऐसे ऐसे पिंच करते थे यहाँ पर, पता नहीं अपना अपना स्टाइल है, पता नहीं कहाँ से सीखते हैं या क्या ट्रेनिंग होती है उनकी, मुझे समझ नहीं आया। तो हर एक का पिटाई का स्टेप भी तो मैं वो करता रहता था। तो छोटा स्कूल था, मिडिल स्कूल था, बच्चों को पता चल जाता, बच्चों से टीचर को पता चल जाता था। तो फिर पिटाई को मैंने अपनी किस्मत में ये मान ही लिया कि भाई टीचर के बेटे यहाँ पे होगी। नहीं तो यूनिक पिटाई के तरीके जो आप बता रहे हैं, आपकी कोई फेवरेट हो चुकी थी कि हाँ पता है अब इसकी तो आदत ही हो गई है? नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में होशियार था, इसीलिए वो मेरी शरारतें दब जाती थी। एक मिनट, फर्स्ट तो आता है, चलो फर्स्ट तो आता है, सेकंड आता है। बटन आप कह रहे हैं पढ़ाई में आप होशियार थे, तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो, मैं ये कहता हूँ
आप सभी लोग, अभी टीवी 9 का मंच है, बड़ा मंच है, लाखों लोग देख रहे होंगे। हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने, यहां पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने A² + B² + 2AB का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की, tan थीटा cos थीटा। भाई तो जिसको साइंटिस्ट बनना है उसको पढ़ाओ, साइंटिस्ट जिसको बनना है उसको पढ़ाओ tan थीटा cos थीटा। जो जिसका मन कहीं और जा रहा है, आप उसको लेके आ रहे हो MBD गाइड की तरफ, नहीं नहीं ये पढ़, रट्टे लगा। एक पोस्ट, एक जगह पे ना पोस्टमैन की पोस्टें निकली, मतलब डाकिये रखने थे, जी जी, डाकिये की पोस्टें निकली। एक बंदे का सारा क्वालिफिकेशन वगैरह सब क्लियर था, कहते जी बाकी क्लियर है, एक इंटरव्यू करनी है। कहते हाँ जी। कहते पहला सवाल इंटरव्यू करने के लिए, कहते चांद और धरती की कितनी दूरी है? वो कहता जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब है। मतलब यार आपने डाकिया रखना है, उससे ये पूछ लो कि भाई साहब नोएडा वाला जो पुल है उससे जो इधर अपना धौला कुआं कितनी दूर है, धौला कुआं से आजादपुर वाली मंडी कितनी दूर है, जहां चिट्ठियां बांटनी है। अब चांद की दूरी पूछ रहे हैं, उससे क्या लेना देना इससे? तो हमारा ना थोड़ा ना साहब आज एक राज खोल दीजिए फिर। नहीं, इसका ना रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो तो काम तो आए ना। मतलब हमें क्या पढ़ा रहे हैं? पंजाबी का हमारा एक हाउस टेस्ट हुआ, मैडम ने, 7वीं क्लास में पढ़ता था मैं। अच्छा। मैडम ने कहा जी चलो फीस माफी की अर्जी लिखो, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, पंजाबी में लिखना। अर्जी क्या लिखती होती है? हिंदी में वही होती है, सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक फलां फलां स्कूल, श्रीमान जी मैं भगवंत मान, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं 6ठी कक्षा से मैं प्रथम आया था, 7वीं में मैं प्रथम आऊँगा, लेकिन मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वो एक चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह कम है, हम 3 बहन भाई हैं, हमारा परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, वो मेरी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं, कृपया मेरी पूरी की पूरी फीस माफ़ की जाए, मैं आपका धन्यवादी हूँगा, आपका आज्ञाकारी फलां, रोल नंबर फलां। यही होता है ना? बिल्कुल। मैंने भी लिख दिया, नंबर भी आ गए। मैडम ने 10/10, अमर कौर मैडम है हमारे जो मुझे पढ़ाते थे जी, तो 10/10 वेरी वेरी गुड भी लिख दिया साथ में, और साथ में दिखाया क्लास को, ऐसे लिखते हैं, ये देखो भगवंत ने लिखी है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही थी अंदर से, सच बताऊं कि यार नहीं, बात बनी नहीं है, कुछ गलत है। 7वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, 7वीं का मतलब 11-12 साल की उम्र होती है। जी जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पिताजी से पूछूंगा जाते हुए। छुट्टी के बाद साइकिल पे जा रहे थे वापस गाँव को, मैंने बीच में कहा जी रोकिए साइकिल, आप मुझे ये बताइए आप क्यों हमें पढ़ा रहे हो? कहते क्या? मैंने कहा जी आप क्यों पढ़ा रहे हो हमको? कहते ताकि आपको अकल आए, आपका दिमाग खुले, दुनिया का पता चले, आपको सच और झूठ का फर्क पता चले। मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि आप हमें झूठ पढ़ा रहे हो और झूठ के नंबर भी दे रहे हो? कहते क्या मतलब? मैंने वो बस्ते से निकाल के एप्लीकेशन दिखा दी, उन्होंने पढ़ी, कहते बहुत अच्छी है, 10/10 नंबर आए हैं, वेरी वेरी गुड भी लिखा है, बहुत अच्छा है, कोई ग्रामर में भी कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, हेडमास्टर साहब, पिताजी दोबारा पढ़िए, ये अर्जी मैं किसको लिख रहा हूं? श्रीमान मुख्याध्यापक, वो आप हो। आपको मैं लिख रहा हूं, बीच में लिख रहा हूं मेरे पिताजी चपरासी हैं। तो ये तो झूठ हो गया जी, क्यों नहीं इसके नंबर काटे गए मेरे? और आप कह रहे हम 3 बहन भाई हैं, छोटी बहन है मेरी मनप्रीत, तीसरा कौन है? मैंने कहा ये तो झूठ के नंबर दिए हैं आपने हमें, गलत है ये तो कहने लगे, मेरे पिताजी ने कहा बेटा अगर गरीबी नहीं लिखोगे तो फीस माफ नहीं होगी। पता नहीं उस दिन सरस्वती जुबान पे बैठी थी शायद, मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं पिताजी, अगर कोई ऐसा पेन आ गया मेरे हाथ में कि मैं फैसले कर सकता हूं तो मैं ये अर्जी बदल दूंगा। आज हम अगले सिलेबस में हम लेके आ रहे हैं
सरकारी स्कूलों में एप्लीकेशन रहेगी फीस माफी की, लेकिन उसका जी। जो कंटेंट है जी। वो पॉजिटिव रहेगा कि मैं ऐसे हूँ, मेरे पिताजी ये काम कर, सच बता दे, ये काम करते हैं, पैसे फीस नहीं दे सकते, मेरी फीस माफ ना करो, मेरी फीस उधार कर लो, मैं वादा करता हूं मैं बड़ा अफसर बन के, मैं जज बन के, मैं डीसी बन के, मैं एसएसपी बन के इस स्कूल की फीस ब्याज समेत वापस करके क्या बात। आपके तो बच्चे के मन में पॉजिटिविटी आती है कि मैंने कुछ लिख के दिया है, कि मैंने कुछ लिख के दिया, मुझे कुछ करना है। सरकारी स्कूलों में आम जनता पढ़ती है, जनता के बच्चे 5वीं 6ठी क्लास जब कोरे कागज जैसा मन होता है ना, सिलेबस में से माफिया मांगनी सिखा देते हैं, फीस माफ कर दो जी, जुर्माना माफ कर दो जी, बड़े होके कहते हैं बिजली के बिल माफ कर दो जी, कर्जा माफ कर दो जी, क्योंकि माफी की अर्जी तो लिखनी सीख ही जाते हैं जी, वो तो सिखाई जाती है। प्राइवेट स्कूल में माफी की अर्जी क्यों नहीं है जी? प्राइवेट स्कूल के किसी भी, अब बड़े बड़े स्कूल हैं जी, किसी प्राइवेट स्कूल में फीस माफी की अर्जी है सिलेबस में, वो तो 2 लाख पहले ले लेते हैं, वहां माफी का क्या चांस है जी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन शुड बी वन नेशन वन एजुकेशन का नारा भी होना चाहिए, एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। मां साहब अब ये नंबर कम ज्यादा आ जाए कोई बात, कोई ज्यादा पढ़ लेगा तो नंबर आ जाए, लेकिन पढ़ाई और है, उधर पढ़ाई और है, वो टीचर और हैं, हमारे टीचर और हैं, उधर सिलेबस और है, इधर सिलेबस और है। तो हम ये करने वाले पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस का मतलब है 8वीं तक बच्चे का पता चल जाता है ये क्या करने वाला है। तो 9, 10, 11, 12 ये क्लास है। जो बच्चा साइंस में जाना चाहता है उसको 9th में साइंस से शुरू किया जाएगा, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको स्पोर्ट्स से शुरू किया जाएगा, जो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको संगीत के लिए लेके जाएंगे, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जब तक वो 12 पास करके यूनिवर्सिटी के लिए निकलेगा तब तक उसका विजन क्लियर होगा कि मैंने क्या बनना है। मान साहब, लेकिन आपके जो 10/10 आए थे ना, शायद इसीलिए आपके पिताजी को ये लगा था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन आप तो ऐसे थे कि आप थिएटर स्टेज पे पहुंचकर परफॉर्म करने लग जाते थे, नकल उतारने लग जाते थे। एक ये भी हमारे देश में दिक्कत है कि हमारे जो माता पिता हैं बड़े सत्कारित हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं जो खुद नहीं बन पाते ना, वो बच्चों से बनवाना चाहते हैं। बस डॉक्टर बापू नहीं बन सका तो कहता है बेटा डॉक्टर बनेगा। अब क्या पता यार, थोड़ा सा तो बच्चों की तो पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है। नहीं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना। अगर सभी डॉक्टर बन गए मरीज कौन बनेगा फिर? अगर सभी पायलट बन गए पैसेंजर कौन बनेगा फिर? बच्चे से भी तो पूछ लो ना कि क्या करना है। नहीं पूछते। मेरा मन था आर्टिस्ट लेवल पे स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करना है। जब पिताजी को पता चला उन्होंने पाबंदी लगा दी कि नहीं जाना, पहले पढ़ाई करनी है फिर बाद में करना है, ये काम नहीं करने स्टेज पे जाने वाले। अब मेरे मन में कीड़ा था अंदर कि यार कुछ करना है, मैं तो जाऊंगा। मैं चोरी हो जाने लगा, चोरी छिपे जाने लगा कि पिताजी को पता ही ना चले। अब मैं किसी कॉलेज में चला गया, मलेरकोटला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, वहाँ मैं फर्स्ट आ गया। बहुत सुंदर ट्रॉफी मिल गई मुझे। 16 साल की उम्र, 11 +1 की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रॉफी बहुत खूबसूरत मिल गई, बहुत ही मन को इतना लगा कि मैंने ट्रॉफी जीत ली है। और मेरा नाम बोला गया कि पहले नंबर पर ये। तो बस में वापस आना था। अब एक तरफ तो ट्रॉफी जीतने की खुशी है, दूसरी तरफ एक मन में स्ट्रगल ये चल रही है, ट्रॉफी घर पे ले गया तो पिताजी को पता चल जाएगा, ये फिर स्टेजों पर जाने लगा, फिर पिटाई होगी। तो मैं बस में खड़ा था, बड़ी इमोशनल बात है। सीट वीट नहीं देते स्टूडेंट्स को, कहते आपको फ्री जाना होता ना। तो मैं खड़ा था ट्रॉफी लेके, एक कोई बंदा था, उसने कहा, कहता यार बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है, कहाँ से लेके आए? मैंने कहा मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। कहता यार बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा चले भाई साहब तुम ले जाओ। ट्रॉफी दे दी। ऐसे मैंने बहुत सी ट्रॉफियां दे दी जिनको मैं मिस करता हूँ, और पता नहीं किसके घर की ड्राइंग रूम का श्रृंगार होंगी। लेकिन जब मैं +2 में पढ़ रहा था तभी से मेरी कैसेट्स आती थी जी जी, टी सीरीज वगैरह में कैसेट्स आने लगी, तो मैं सुपर हिट हो गया +2 में पढ़ता ही। पंजाब का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिल गया मुझे, मतलब मैं भी मशहूर हो गया तो पिताजी भी फेमस हो गए।
तब वही पिताजी जो रोकते थे इंटरव्यू दे रहे थे एक बार किसी अखबार वाले को, हाँ मुझे पता था बच्चे में बहुत टैलेंट है, मैंने बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, कोई इनकरेज नहीं किया है, हटा मैं तो आप चढ़ते सूरज को सलाम है बस। तो मेरे पिताजी की भी ना जो सरकारी चिट्ठियां थी वो भी ऐसे आने लगी थी, महेंद्र सिंह फादर ऑफ भगवंत मान फलां फलां स्कूल। मैंने कहा जी सन ऑफ तो सुना है, फादर ऑफ क्या कब से चलने लगा है? वो कहते हैं मैंने ही कह रखा है कि तेरे नाम से चिट्ठी आ जाए, तेरे नाम से थोड़ी जल्दी आ जाती है, सब जानते हैं। अगर अच्छा भला करियर चल रहा था, एक आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म कर रहे थे और आप इतने फेमस भी हो चुके थे, कटरीना कैफ के साथ फिल्में भी कर रहे थे, ऐसा क्या सोचा कि कटरीना कैफ को छोड़कर आप केजरीवाल के साथ आ गए? देखिए कटरीना कैफ को केजरीवाल जी से मत कंपेयर करें। ग्लैमर लाइन में मैं था, मैं अपने मूवी जिसमें धर्मेंद्र जी, सनी देओल, बॉबी देओल, कैटरीना कैफ थे, मैंने भी उसमें काम किया। लाफ्टर चैलेंज में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। फेमस तो पंजाबी में पहले बहुत हो गए थे, बाद में हिंदी में आ गए। लेकिन मेरे मन में एक बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टायर करता था, मैं स्टायर करता था सिस्टम पर, व्यंगकार मैं, तो मन में एक बात मेरे जरूर आती थी कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। लेकिन मेरी सीडी से या मेरे सीरियल से लोग खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आता। मेरे पास वो पावर नहीं थी कि मैं डिप्टी कमिश्नर को या एसएसपी को कोई ऑर्डर दे सकूं कि ऐसा नहीं ऐसे होता है। तो मन में बहुत था कि कुछ करना है, क्योंकि अगर किसी फसल को कोई कीड़ा या सुंडी लगी तो बाहर से शोर मचा के या कोई पत्थरबाजी करके सुंडी नहीं हटेगी। उसके लिए तो पंजाबी में कहते हैं स्प्रे दी ढोली मोढे ते रख के अंदर वड़ना पैंदा। अगर गटर साफ करना है तो गटर के नीचे उतरना पड़ेगा। तो एक मौका आया ऐसा कि मैं राजनीति में, मनप्रीत बादल जो आजकल तो बीजेपी में, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जो पंजाब को प्यार करते हैं मेरा साथ दे दें। मैं एक मिनट नहीं लगाया, मैंने अपना करियर छोड़ दिया, मैं उनके साथ चला गया। बाद में वो कांग्रेस के साथ चले गए। इन द मीन टाइम आम आदमी पार्टी आ गई। तो 2014 में मैं संगरूर से लड़ा और पहली इलेक्शन में हार गया था 2012 में। ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सा झूठ सुन रहा होगा कि पहली इलेक्शन में हार गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हारना और हार ना मानना अलग अलग बातें हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, अब आ गए हैं तो करना है। तो कई यूथ जो है ना वो अपने फेलियर, एक फेलियर को मान लेते हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक हाथी था, बहुत पावरफुल है हाथी, शक्ति है बहुत, बहुत ही कमजोर रस्सी से उसको बांधा गया था महावत में। तो एक बंदा आया, कहता तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, ये तो रस्सी इसका एक आधे सेकंड का काम नहीं है, ऐसे कर दिया इसने रस्सी टूट जाएगी। इतनी कमजोर रस्सी से तुमने बांधा हुआ है इसको, तू रिस्क ले रहा है, इसको बड़े बड़े संगल जो होते हैं वो लगा दे, चेन लगा दे। उसने कहा महावत ने, नहीं नहीं नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं तोड़ेगा ये रस्सी। वो कहता क्यों? कहता जब ये छोटा होता था ना तब भी मैं इस रस्सी से बांधता था इसको, तो इसने 2-3 बार ट्राई की रस्सी तोड़ने की, तब ये रस्सी उससे टूटी नहीं, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन इसने अपने मन में, ये बात इसके मन में बैठ गई कि ये रस्सी मुझसे टूटेगी नहीं कभी, मैं फेल हो चुका हूं रस्सी तोड़ने में, इसलिए ये ट्राई नहीं कर रहा, ये ट्राई नहीं कर रहा अब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यूथ सुन रहा है, एक आध अगर फेलियर भी हो जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी किस्मती हो गई, बस आपकी जिंदगी वही हो गई। बिल्कुल, आप ट्राई करो, हो सकता है वही टेस्ट जो फेल हो गए थे वही टेस्ट पास करने की काबिलियत आप में आ चुकी हो। तो इसलिए कोई कहे कि भगवंत मान पहली इलेक्शन हार गया था, तो मैं अगर छोड़ के चला जाता कि नहीं इलेक्शन मेरे बस का बात नहीं, मैं लड़ा, 2014 में एमपी बना, 2019 में एमपी बना और दिग्गजों को हराया बड़े बड़े, और 2022 में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री आ गए। दिग्गजों तो की आप बात कर रहे हैं मान साहब, तो मतलब ये है कि ना तो कोई तरक्की की उम्र होती है, बिल्कुल सही ना बात है। कोई सपने चुनने या बुनने की उम्र होती है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इसलिए सपने बुने, और आदमी बड़ा सालों से नहीं,
आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। क्या बात है। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए, आज भी वो 23 साल के ही हैं। कई बंदे 90-90 साल की उम्र में मौत का इंतजार करते रहते हैं। बुजुर्ग आसपास के पड़ोसियों को भी नहीं पता होता कि इनका बुजुर्ग मर गया या जिंदा है। इतनी गुमनाम जिंदगी। कहाँ भगत सिंह 23 साल की उम्र में, कहाँ 92 साल का बंदा है, उसका पता ही नहीं। सो आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। बिल्कुल सही बात है। शहीदों के ख्याल बड़े वाकई आपने जो बातें कही इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने दिग्गजों की बात की। आपने अभी जिक्र किया लाफ्टर चैलेंज का। लाफ्टर चैलेंज में एक शख्स थे जो आपको सामने से बैठ के जज करते थे और बड़ी तारीफें करते थे। आपने क्या भगवंत मान, तुमने क्या कहा, क्या बोला, अरे मजा आ गया। आज वही आपके सामने है, जज कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सामने बैठते थे, कई बार तो हमको भी नहीं पता चलता था कि हमने ऐसा क्या बोल दिया जो हंसना बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब कभी भी ओ गुरु एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया, कहता जब लाफ्टर चैलेंज में ब्रेक आती है तब आप क्या करते हो? मैंने कहा नवजोत सिद्धू के सेल बदलते हैं, क्योंकि वो इतना जोर से हंसता है, वो सेल बैटरी खत्म हो जाती है जल्दी, फिर उनके सेल चेंज कर देते हैं हम। तो सिद्धू साहब ने लाफ्टर चैलेंज में मेरे जज थे। एज ए क्रिकेटर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता। मैं जब से क्रिकेट देखना शुरू किया, लगभग श्रीकांत के साथ ओपनर आते थे, तो मनोज प्रभाकर के साथ ओपनर आते थे, तब अजहरुद्दीन कैप्टन थे। मैं बहुत स्पोर्ट्स लवर हूँ, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। बाद में राजनीति में आ गए वो, मैं भी राजनीति में आ गया। उनकी अलग पार्टी है, एक नहीं उनकी अलग पार्टियां हो गई। तो मान साहब इतनी क्या नाराजगी उनकी आपसे हो गई कि वो ये तक कहने लग गए कि पीली पगड़ी पहनने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता? मैंने कब कहा है जी पीली पगड़ी पहनने से? सिद्धू साहब ने कहा आपके लिए। नहीं, ये तो इतनी नाराजगी उनकी मैं आपसे कब कहता हूँ कि पीली पगड़ी पहनने से कोई भगत सिंह बन जाता है? सिद्धू भगत साहब ने सिंह आपके बनना बारे में आसान है? कहा कोई था। भगत सिंह बनना कुछ कोई आप वो कहावत है कि लेनन जैसा जो टोप तो ले आओगे, उसके जैसा नीचे सर कहाँ से लाओगे? भगत सिंह बनना आसान है? कोई पगड़ी तो पहन लोगे पीले रंग की, लेकिन भगत सिंह की पगड़ी के नीचे जो सर था, जो दिमाग था, वो कहाँ से लाओगे? हम तो उनके पाँव की धूल के तिनके भी नहीं है उनके। हमने कब कहा कि हम भगत सिंह के, हाँ उनके जैसी सोच तो रख सकते हैं। भगत सिंह ने कहा था आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका मुझे कोई शक नहीं, आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा इसका मुझे डर है। तो इसको तो फॉलो कर सकते हैं। और जब मैंने लेकिन प्रताप सिंह बाजवा आपके स्टेट से आते हैं, उन्होंने कहा, एक बात बता, हाँ बताइए। मैं कोई पीली पगड़ी पहनने से भगत सिंह का मैं फैन नहीं हुआ। मैं जब बचपन से उनके, हमारे इलाके में वो प्ले होते थे भगत सिंह के, वो देखता था, किताबें पढ़ता था। जब मैं आर्टिस्ट बना तो जो मैं नई गाड़ी लेता था, मैंने 4-5 गाड़ियां बदली एज एन आर्टिस्ट जब होते थे। जब भी मैं गाड़ी लेता था, आमतौर पे हम गाड़ी लेते हैं शोरूम से सीधा मंदिर या गुरुद्वारा में ले गया, मैं गाड़ी चाहे 4 बजे मिले मुझे, चाहे रात के 5 बजे, रात के 10 बजे मिले, मैं गाड़ी शोरूम से निकालता था, सीधा खटखड़ कलां भगत सिंह के गांव में माथा टेकता था। ये किसी को पता नहीं है। और मैं कहता था तुम्हारी वजह से गाड़ियों वाले हो गए, बंगलों वाले हो गए, अगर तुम ना होते, हम अगर तुम्हारी कुर्बानी ना होती तो गुलाम होते। मैं तो तब से भगत सिंह का फैन हूँ जी। और जब हमने ये पगड़ी कहाँ से पहननी शुरू की, 14 की इलेक्शन में पगड़ी के बिना लड़ा था 2014 में। जब मैं जीत गया तो मुझे सर्टिफिकेट मिला एमपी का। आमतौर पे सर्टिफिकेट लेके लोग, जो नेता हैं, वो अपने प्रधान के पास जाते हैं, जी आपकी झोली में ये सीट डाल दी। मैं खटखड़ कलां गया भगत सिंह के गांव में, मैंने उसके पाँव में वो रख दिया जो सर्टिफिकेट था और कहा कि ऐसे लाख सर्टिफिकेट पे तू लात नहीं मारता, कुछ नहीं है ये औकात एमपी की, लेकिन मैं वहीं पे जा रहा हूं जहां तुम एक आवाज देने वाला एक बम फेंक कर उनके कान खोलने थे अंग्रेजों के। तो मैं आपकी पीले रंग की पगड़ी पहनूंगा, मैं जुबान के बम वहां पे चलाऊंगा ताकि जनता के पक्ष में सरकारों के कान खुले रहें। तब से मैंने शुरू की है। और जब मुख्यमंत्री बने, आमतौर पे क्या होता है, मुख्यमंत्री का जो ओथ सेरेमनी होती है वो या तो राजभवन में होती है या फिर किसी स्टेडियम में होती है। पहली बार हुआ है कि 16 मार्च 2022
16 मार्च 2022 को मेरी जो ओथ सेरेमनी मुख्यमंत्री की वो भगत सिंह के गांव में लाखों बिल्कुल। लोगों के सामने हुई थी। लेकिन मान साहब, प्रताप सिंह बाजवा, अब सिद्धू साहब सुनिए, कहते इतने सिद्धू साहब कुछ भी बोलते रहते हैं, वो तो खटाक पटाक पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैंने क्या बोल दिया ओ है। गुरु, तो मैं क्या करें अब। ओ गुरु याद होगा आपको उनका। तो नवजोत सिद्धू इलेक्शन में खड़े थे ना, हाँ सिद्धू और मजीठिया दोनों एक जगह से खड़े थे, हाँ, और हमारी एक सोशल वर्कर है जीवन जोत कौर, एक ही बटन दबाया, लोगों ने दोनों हार गए, दोनों हार गए। नहीं लेकिन प्रताप सिंह इसमें बाजवा ने मेरा क्या कहा- कसूर है जी, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे जज थे जो हार गए। नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने एक बयान दिया और आपने उस पर भी सिद्धू जी का मजाक उड़ा लिया। किसका क्या क्या उन्होंने कहा कि उंगली में अगर गैंग्रीन हो तो उंगली काट देनी चाहिए। देखिए पता क्या है, जो मेरे ये सारे ना कॉन्वेंटेरियन है, ये पंजाबी इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। अब वैसे तो 33% होता है ना कम से कम नंबर, मैं 25% भी पास करने को तैयार हूं, ये चारों पंजाबी का टेस्ट पास करके दिखा दे मुझे। ये बोलते हैं सिद्धू है, ये कौन, ये वाईपीएस है। नहीं, लेकिन आपने मजाक क्या उड़ाया वो तो बता दीजिए लोगों को। सुनो तो सही, सिद्धू वाईपीएस है, बाजवा पीपीएस नाभा है, सुखबीर बादल सनावर है, मनप्रीत बादल दून है। यहां पंजाबी है ही नहीं, पंजाबी सब्जेक्ट ही नहीं है। इनको मैं सवाल भी पहले बता दूंगा जो इन्होंने देने हैं कि पंजाब की राजधानी कौन सी है। इनको भी पता चंडीगढ़ है, लेकिन लिखना नहीं आता ना चंडीगढ़। आ जाओ। और पंजाब का आप कह रहे हो कि हम पंजाब को संभालेंगे, हम पंजाब के किंग हैं। असल में क्या है, इन सबको दिक्कत ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, इनको दिक्कत ये है कि आम घरों के बेटे बेटियां ये कुर्सियों पर क्यों बैठ गए जहां हमारे बेटे बेटियां बैठते थे। ये पंगा है। और वो कह रहा है, प्रताप बाजवा ने कहा ये कैसा मटेरियल हमारे सामने आ गया। मटेरियल बोल रहे हैं हमें, वो कहते हैं एक मोबाइल ठीक करने वाला एमएलए बन के आ गया। मैंने कहा मोबाइल ठीक करने वाला नहीं, दिमाग ठीक करने वाले भी कई आए हैं आपके। हमारे उस जो मोबाइल ठीक करने वाला ना जिसका नाम लिया, उसने सिटिंग सीएम चन्नी को हराया है। 28 साल 29 साल का नौजवान लड़का है। हमारी एवरेज एज 39 है पंजाब में, 92 में से 80 फर्स्ट टाइमर हैं। हमने हराए हैं जी, लोगों ने हराए हैं। आपके कह रहे भगवंत मान को तजर्बा नहीं, मैंने कहा लोग दुखी तजर्बेकारों से हैं। तो लोगों ने मुझे तो लोगों को बता तो दीजिए मान साहब, तो लोगों को बता तो दीजिए आपने कहा क्या था उस समय जब प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था गैंग्रीन वाली बात। क्या आपने कहा क्या था सिद्धू जी के लिए? सिद्धू के लिए? हाँ, सिद्धू के लिए तो मैं रोज ही बोलता रहता हूँ। जैसे वो मेरे बारे में बोलता था, मैं कुछ उसका काम है। मित्र प्यारे पता नहीं कौन से शेर पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो, उनका तो शेर, उनके शेर भी एक ही हैं। मोदी जी के लिए भी वही शेर, सोनिया के लिए वही शेर, और बापू आसाराम के लिए वही शेर, पाकिस्तान गए गुरु नानक देव जी के लिए वही शेर करतारपुर में। वो तो बस सिर्फ शेर, बंदा बदलता है, शेर नहीं बदलता। रट्टे लगे हैं ना। पेट्रोल पंप में और तेल के कुएं में फर्क होता है ना। पेट्रोल पंप में जितना तेल डालोगे उतना ही निकलता है, तेल के कुएं से जितना निकालते जाओगे साफ निकलता है। नहीं, मैं बता देता हूं। जब उन्होंने कहा कि जिस उंगली में गैंग्रीन हो उस उंगली को काट देना चाहिए, तो आपने कहा कि उंगली कट जाएगी तो पंजा रहेगा कैसे? मैं बता, नवजोत सिंह सिद्धू जो है ना, वो शादी में वो लेने देने वाले सूट नहीं होते, उनकी तरह है। उनको ना तो कोई लिफाफे से बाहर निकालता है, और ना ही उनको कोई सिलवाता है। वो आगे आगे चले जाते हैं। बुआ की बेटी का चला गया, चलो इधर मासी की बेटी का, चलो 4 महीने बाद उधर मौसा के यहां भेज दो। कई बार 1.5 साल बाद अपने ही सूट अपने को वापस आ जाता है। और फिर भी कहते हैं अभी निकालना नहीं, 3 महीने बाद बुआ के बड़े बेटे की शादी वहां निकाल देंगे। अब कांग्रेस की किस्मत देखो, उन्होंने सूट को लिफाफे से निकाल लिया। अब ना तो वो किसी से सिलता है ना लिफाफे में वापस जा रहा है। भरे पड़े हैं यार, क्या करें इसका।
तब भी 12-13 साल में जिस तरीके की, ये सच है कि 12-13 साल में जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, आज जब काम की बात आती है तो आपका घेराव जरूर होता है। और जब यूथ का आपने यहाँ पर सवाल किया तो मैं ये बता दूं कि यूथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट ये भी है कि 1951 के बाद एशियन गेम्स में ये रिकॉर्ड बना है जब 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भी उसी यूथ ने पंजाब में हासिल किए। 20 है। 32 में से 20 मेडल पंजाबियों ने जीते हैं इस बार, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी कर दी कि हमने पहले पैसे देने शुरू किए कि एशियन में जाना है, नेशनल में जाना है, कॉमनवेल्थ में जाना है, ओलंपिक में जाना है। बाद में देखो मेडल जीतने के बाद तो कोई भी सम्मानित कर देता है, लेकिन उनको मेडल जीतने लायक तो बनाइए। हम 15 लाख रुपए पहले देते हैं कि कम से कम वो शू तो खरीद लो जिन शू को पहन के भागा जाता है, कम से कम वो गद्दा तो मिल जाए जिसपे ओलंपिक में कुश्ती होती है। हम प्रैक्टिस करते हैं मिट्टी पर, वहां जाके मिलता है गद्दा, तो हमारी ग्रिप ही नहीं बनती। तो हमने 1-1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ हमारा गोल्ड का है, 75 लाख है हमारा सिल्वर का, 50 लाख है हमारा ब्रॉन्ज का। अभी पैसे दिए हमने प्लेयरों को जिन्होंने जीते हैं। हॉकी में इस वक्त 10 प्लेयर जो है ना, 11 में से 10 प्लेयर पंजाबी हैं। हॉकी टीम जो भारत की है 10 पंजाबी हैं। हमने 1 करोड़ रुपया 1 गोल्ड मेडल को देने का फैसला किया, तो आया कि 10 प्लेयर पंजाबी हैं। हरमनप्रीत कैप्टन है, गुरजंट है, शमशेर है, मेरे वरुण है, सारे। तो हमने ये फैसला किया कि टीम को 1 करोड़ नहीं देना, 10 के 10 पंजाब के जो हैं हर एक अकेले को 1-1 करोड़ रुपया देना है जी। वो अब एक और बात, इसीलिए फिर बच्चों में आ रहा है क्या? बिल्कुल, लेकिन जहां सिद्धू जी का सवाल कर रही थी, उन्होंने तो ये भी कह दिया आप ही के फैसले पर सवाल उठाते हुए कि भगवंत मान ने मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में पंजाब को कर्ज में डाल दिया है। और पंजाब में कर्ज की बात का इस तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब सबसे बड़े कर्ज में है, यहां तक कि राज्यपाल की भी यही राय है। यूपी के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? गुजरात के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? ये राय सिर्फ बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली के राज्यपालों की क्यों है? पता है ना? आपको पता है, फिर ही हंस रही हैं आप। नहीं, कुछ तो बात होगी ना। ये 5 स्टेट के क्या क्या हो गया इन 5 स्टेट में? वही मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऐसी क्या बात है। मैं बताता हूं, सुनते रहो। 3.25 लाख का कर्जा जब हमने संभाला, 3.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पर। भाई साहब कहां खर्चा? तब तो सिद्धू साहब भी थे ना, अकाली बीजेपी में भी सिद्धू थे, बाद में कांग्रेस में भी सिद्धू थे, मिनिस्टर थे, और बिजली डिपार्टमेंट दे रहे थे, लिया नहीं। खुद कुछ करना नहीं, किसी को करने नहीं देना। खुद बिजली डिपार्टमेंट जो है वो लेके ये फ्री की रेवड़ी कर रहे हैं, तो आप खुद कर देते बिजली फ्री। मैंने की बिजली फ्री, 90 600 यूनिट फ्री कर दिया जी, 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है। 600 यूनिट, कोई भी घर हो उसमें कोई लाल पीला कार्ड नहीं चलेगा। आपका 590 595 पे आपका मीटर है, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली हमारे पास है, हम बिजली पैदा करते हैं। तो 90% पंजाब को आज बिजली फ्री मिल रही है। तो अब नवजोत सिद्धू कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी है। तो जब आप बीजेपी में थे, हमारी तो फ्री की रेवड़ी हो गई। ये 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? वो तो रेवड़ी नहीं है। ये काले धन का पापड़ किसने बेचा था? अगर अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री दे दे, 300 यूनिट, अस्पतालों में इलाज फ्री कर दे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दे, तो ये रेवड़ियां हैं। क्यों भाई? जनता का पैसा है, जनता से पैसा लेके जनता पर देना है, यही तो गवर्नमेंट है फिर। नहीं, लेकिन नहीं, उस पैसे को संभालिए ना। उस पैसे को संभाल के हमने लीकेज बंद कर दी, खजाने में पैसे आ गए, हम दे रहे हैं। हम स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रहे हैं, 800 मोहल्ला क्लिनिक हो गए हमारे, 1 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल होगी वहां पर, और 1 रुपया नहीं लगता किसी का। और मान साहब, हमने 1 मिनट, हमने आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, अपने सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। होता है ना? पंजाब ने उल्टी गंगा बहाई है, 1 फरवरी को हमने उल्टी गंगा बहाई है पंजाब में। एक प्राइवेट जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट था 540 मेगावाट का, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है कि हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे।
ये मान पॉजिटिव साहब, बात है। लेकिन अभी आप हमसे पूछ रहे थे कि क्या राय है यूपी के राज्यपाल की, राय ऐसे क्यों नहीं होती। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है? दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती हो कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में थे, एक मिनट बात सुनिए। वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी, लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन तारण से 200-200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी? ऐसे हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए बताइए? मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए। मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे, कहां जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या बात भाई? तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब? जनता को समझने में कमजोरी है। अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो पूरे कर दो। मान साहब, हमने एक चीज और दिखाई थी, अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और दिखाई थी। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी? तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं। बोलूंगा मैं बता रहा हूं। प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। शायद इनके खाते में 15। नहीं, प्लीज व्यवधान मत करिए, कुछ व्यवधान मत करिए। नहीं, चुप रहिए। नहीं, कोई भी ऐसे व्यवधान नहीं करे। बोलूंगा ना, कोई भी, वो हमारे मेहमान है, आपके खाते में हमारे मेहमान होगा, उनके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये हालत है। मान साहब, अब अपनी बात रखिए। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए। एक मिनट, मैं बताता हूं। जो राज्य सरकार है ना, वो एमएसपी नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार एक काम कर सकती है। जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2+ 50% के फार्मूले से जितना उसका बनता है, उसका गैप दे सकती है गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। और हमने दी है मूंगी की दाल पर, हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। ये पंजाब का किसान क्या मांग रहा है? हम तो, मैंने मंत्री से कहा, पीयूष गोयल जी से मांग की कि मोजाम्बिक और कोलंबिया से भारत उड़द, अरहर और मसूर की दालें $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी। मोजाम्बिक और कोलंबिया से उड़द, मसूर और अरहर। मैंने कहा जी हमें मौका दो, हम बीजेंगे, हमें एमएसपी दे दो, हम आपका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरी क्रांति आई थी तो गेहूं के अनाज के भंडार जो भर दिए थे। तो अगर एमएसपी हमें पंजाब में मिल जाए, पंजाब की जो जमीन है बहुत फर्टाइल है जी। हाँ, किसान भी पंजाब का धान जो है ना वो बीजना नहीं चाहता। वो कहता है जी मुझे कोई और फसल दे दो, एमएसपी दे दो, धान जितनी कमाई दे दो, मैं कुछ और बीज लूंगा। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जो मर्जी बीज लें। सूरजमुखी बीज सकते हैं हम मक्का बीज सकते हैं, नरमा कपास होता है हमारे यहाँ, कॉटन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई कहीं भी किसी को डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जो हिंसा ना हो उसमें वो प्रदर्शन कर सकता है, हमारा डेमोक्रेसी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार है और वो एमएसपी को लेकर कानून बना भी सकती है। लेकिन अब चलिए मैं एक और सवाल करती हूँ। राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है कि गारंटी दे दी है कि अगर सरकार आई तो एमएसपी पे कानून बना देंगे। आम आदमी पार्टी क्या उसी समर्थन में है? और एक सवाल ये भी मेरा आपसे था कि राहुल गांधी फिलहाल आपको कैसे लगते हैं? देखो पता क्या है, वो अपनी पार्टी के प्रधान तो नहीं है, खैर जो भी उनका पार्टी में रुतबा है वो अपना देखें। ये उनसे पूछना, कोई कांग्रेसी आएगा उनसे पूछ लेना उनको कैसे लगते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल में इतनी तरक्की की है, इन भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है जी। 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, हमारे 10 राज्यसभा के एमपी हैं, एक हमारा जलंधर से लोकसभा का है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं और मध्य प्रदेश में संगरौली में हमारा मेयर है। अभी चंडीगढ़ का भी मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया। भाई साहब डेमोक्रेसी है, किसी को भी जिता सकते हैं किसी को भी। लेकिन चंडीगढ़ में वोट कैसे गिने गए देखे सबने? सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब। चंद्रचूड़ क्या कह रहा था, वोट कैसे गिने जा रहे हैं? 36 वोट गिनने हैं। वोट कैसे गिन रहा था वो बंदा? तो फिर वो वोट गलत निकले ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। कहां गई डेमोक्रेसी फिर? या आप 36 वोट गिन नहीं पा रहे, 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं आपने कैंसिल कर दिए। इट मींस 25%। 36 वोट में से 25% आपने कैंसिल कर दिए और खुद जीत गए। भाई साहब मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, तब क्या होगा? नहीं बिल्कुल। और मैं उसी सवाल पे आ रहा था, क्या होगा तब? चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया और बड़ा शानदार इलेक्शन आपने और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 राज्यों में आपने गठबंधन कर लिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, पंजाब में आपने गठबंधन क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी से? पहली बात तो ये है, चंडीगढ़ का हमने शानदार इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। दिल्ली का एमसीडी का शानदार इलेक्शन लड़ा, मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। बजट सेशन बुला रहा था पिछली बार, हमारे गवर्नर साहब कहते मैं बजट सेशन की इजाजत नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आए, पहली पेशी पे कहते हाँ बुला लो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम रोक नहीं सकते बजट सेशन को। हमें हर बात पे केरला वाले अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का मेरा 5,500 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखा हुआ है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। क्या मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट से चल रही है सिर्फ उन स्टेटों में जहां इनकी सरकार नहीं है। फिर कहते हो दिल्ली क्यों आते हो? दिल्ली क्या करें दिल्ली से बराबर? तो होगा नहीं। जब आरडीएफ का पैसा किसानों का पैसा है, वो मंडी का पैसा है, मंडियों के संबंधित सड़कों का पैसा है। मैं 67,000 करोड़ सड़कें मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मुद्दा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के तहत आप भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है। दिल्ली में आपने गठबंधन कर लिया, चंडीगढ़ में कर लिया, गोवा में कर लिया, गुजरात में कर लिया, पंजाब में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं, देखिए कुछ जो बातें हैं ना देश के लिए होती हैं। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा, आम आदमी पार्टी क्या करनी है हमने? अगर हमारा देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम क्या इलेक्शन लड़के करेंगे? दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में हमने एक कांग्रेस से नहीं किया। कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। आप कांग्रेस क्यों कहते हो? उसमें सपा भी है, उसमें तेजस्वी भी है, उसमें स्टालिन भी है, उसमें ममता भी है। कांग्रेस क्यों कह रहे हो आप? तो ये गठबंधन है, इसमें क्या पता जनता किसको बड़ा बना देगी, क्या पता कोई एक ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आ जाए। हमारा मकसद वो नहीं है। पहले देश है, नहीं मान लिया आप, पहले देश है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नफरत की जो दीवार खींचते हो तो मतलब ये कोई रणनीति है? ये रणनीति है आपकी कोई? ये रणनीति है कि अलग अलग लड़ेंगे ताकि बीजेपी ना? पंजाब में तो हमारी आम आदमी पार्टी का
मैंने तो 13-0 का नारा दिया हुआ है, 13 जीत के आएंगे। जी चलिए, अब एक रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे और कुछ सवालों का जवाब हाँ या ना में चाहेंगे, इसीलिए ये देखिए आपके साथ बोर्ड है और इस पर आपको यस या नो के जरिए जवाब देना है। यस और नो जवाब देना है, केवल यस और नो। आप तो केवल आदि yes रैपिड फायर आपने बहुत खेले हैं। सिंपल सवाल और आपका बस यस और नो में जवाब। पहला सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू अगर आम आदमी में पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है? नो। एक मिनट कारण भी बता दूं। हाँ, हमने 1 साल पहले दिल्ली अपना पंजाब की सरकार के 1 साल पहले जनवरी 2021 में ऑफर किया था और मुख्यमंत्री का ओहदा ऑफर किया था सिद्धू को। यस, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जी को कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं मुख्यमंत्री का ओहदा उनको पोस्ट दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो पंजाब को बचाना है, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे काम करने में, लेकिन मेहनत करें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, तो इसीलिए फिर अब हमारी तरफ से भी मना है। मैंने आपसे सवाल किया था राहुल गांधी कैसे लगते हैं, आपने जवाब नहीं दिया। बस ये बता दीजिए कांग्रेस ईमानदार है जी? कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। तो दिखाएंगे भी नहीं? नो। आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं। अब मैं कैसे कह दूं ईमानदार है? कांग्रेस को हरा के तो सरकार बनाई है हमारी पंजाब में, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। हाँ, पार्टी कोई ईमानदार या भ्रष्ट नहीं होती, उसमें जो बंदे होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। जैसा कि बीजेपी है, अशोक चौहान आदर्श घोटाला है, जैसे ही कमल का फूल डाला धुल गए। अगला सवाल, तो वही नीतीश कुमार, उसके लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन दरवाजे ही इतने हैं बीजेपी के, उन अंदर वाले दरवाजे से ले लिया। तो ये तो रैपिड फायर है, रैपिड फायर। अगला सवाल जल्दी से, अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए? ये इस पे मैं ये कहूंगा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ना नो में ना जस में। ये काम है इंडिया गठबंधन की, जब टीम बैठती है हमारे लिए पास, मतलब पास। हमारे लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ मायने नहीं रखता। हम लोग, वो IRS अफसर था, उनकी पत्नी IRS अफसर है, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं दोनों मियाँ बीवी, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे। मैं एक कलाकार था, चाहता तो कितने पैसे, लेकिन ये मंत्री संतरी बनने थोड़ी आए हैं। पंजाबी के शायर हैं सुरजीत पात्र, उनका एक शेर है कि मैं तुरदा नहीं, मैं तुरदा हाँ ता राह बन दे, युगां युगां तो आउंदे काफले इस गल दा गवाह बन दे। हमेशा सोचिया बणीए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचिया आओ बन दे या आ बन दे। चलिए अगला सवाल, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? यस और नो? इससे तो नहीं, मैं तो इसके खिलाफ बोला था, मैं बोला था पार्लियामेंट में, क्योंकि इससे आप कैसे मतलब कर पाओगे कि हमारी जो हर धर्म की शादी का टाइम अलग है। हमारे 12 बजे से पहले पहले आनंद कार्य होते हैं, जो हिंदू फैमिलीज हैं वो रात को 2 बजे फेरे होते हैं, किसी का मुहूर्त सुबह 6 बजे का निकलता है। तो आप कैसे कर लोगे? ठीक बात है। सबकी आजादी तो अभी रैपिड फायर चल रहा है, रुकिए। सबकी नहीं भाई साहब एक मिनट, सबकी आजादी, धर्म की तो आजादी कम से कम चाहिए, धर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। वैसे हमारे संविधान ने सबको एक राइट दिया हुआ है, वो पहले ही है, दोबारा लाने की क्या जरूरत है? रैपिड फायर का आखिरी सवाल, देश में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है जी? यस और नो? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, यस और नो? ये तो TRP बताती है आपकी कौन पॉपुलर है, लेकिन जो नाम नहीं है तो क्या हुआ, है ना? कई बार पॉपुलैरिटी तो नेगेटिविटी के लिए भी तो हो जाती है, लेकिन पॉपुलैरिटी इज नॉट ए क्राइटेरिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जनता के पास जाएगा, जनता की बात करेगा, जनता की समस्याओं की बात करेगा, वही बंदा आगे आना चाहिए। अच्छे बंदों को चुनो, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जो मर्जी पार्टी के हों, अच्छे बंदे हों, आपके बीच में रह रहे हो, दुख सुख के आपके जानकार हों, वही विधानसभा और पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, TV9 के इस खास मंच पर आज हमारे साथ। और एक मैं और बात कहना चाहता हूं जाते जाते, कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भगवंत मान जी के लिए। भगवंत मान जी आप प्लीज स्टेज पर रहिए। मैं गुजारिश करूंगी भगवंत मान साहब, हमारे TV9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तिम दास जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करूंगी रक्तिम दास जी आपको, आप मंच पर आकर भगवंत मान जी को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां, एक जानदार सेशन, और जोरदार तालियां ऐसे में बनती हैं